नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को। लेते हैं पहला प्रश्न। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती राशन खरीदने में सक्षम बनाना है। दूसरा, ये योजना ऐसी प्रौद्योगिकी पर आधारित है जिसमें लाभार्थियों के राशन कार्ड, आधार संख्या और बिक्री के इलेक्ट्रॉनिक विंडो का विवरण शामिल है। तीसरा, अब तक आधे से भी कम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हुए हैं। विकल्प हैं ए केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 1 और 2 सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया, जो 31 जुलाई 2021 तक अंतः और अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की अनुमति देता है। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती राशन खरीदने में सक्षम बनाना है। वन नेशन वन राशन कार्ड ऐसी तकनीक पर आधारित है जिसमें लाभार्थियों के राशन कार्ड, आधार संख्या और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी EPOS का विवरण शामिल है। ये प्रणाली उचित मूल्य की दुकानों पर EPOS उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थी की पहचान करती है। ये सिस्टम 2 पोर्टलों के समर्थन से चलता है। पहला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन यानी IMPDS, और अन्न वितरण जो सभी प्रासंगिक डेटा को होस्ट करता है। अन्न वितरण का लिंक है annavitran.nic.in। अन्न वितरण के नाम से ये पोर्टल है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT, जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, ये किस मंत्रालय के तहत काम करता है? विकल्प हैं ए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय अथवा डी गृह मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT संगठन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और इसका नेतृत्व विदेश व्यापार के महानिदेशक करते हैं। DGFT भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। उदारीकरण और वैश्वीकरण में निर्यात बढ़ाने के समग्र उद्देश्य के मुताबिक यानी अनुरूप DGFT को सुविधाकर्ता यानी फैसिलिटेटर की भूमिका सौंपी गई है। देश के हितों को ध्यान में रखते हुए आयात अथवा निर्यात के निषेध और नियंत्रण से निर्यात एवं आयात को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए बदलाव किया गया था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ई-रूपी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ई-रूपी भारत की पहली डिजिटल करेंसी है। दूसरा, इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा विकसित किया गया है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ई-रूपी एक कैशलेस और संपर्क रहित डिजिटल भुगतान माध्यम है जिसे SMS स्ट्रिंग या QR कोड के रूप में लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर पहुंचाया जाएगा। ये अनिवार्य रूप से एक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर की तरह होगा जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के विशिष्ट स्वीकार करने वाले केंद्रों पर भुनाया जा सकेगा। ई-रूपी सेवाओं के प्रायोजकों को बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगा। ये मंच, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI, वित्तीय सेवा विभाग,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। ये एक व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट भुगतान प्रणाली होगी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी NMP के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को शामिल करके और उन्हें परियोजनाओं में राजस्व अधिकार हस्तांतरित करके पहचान की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में मूल्य वृद्धि करना है। पहचान की गई यानी चिन्हित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में। दूसरा, पहचान की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाएं शामिल हैं। तीसरा, इन परियोजनाओं में स्वामित्व अधिकार निजी पार्टियों को हस्तांतरित नहीं किए जाते हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी केवल 1 और 3 सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सरकार ने अनुमानित 6 लाख करोड़ रुपए की 4 साल की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का अनावरण किया। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को शामिल करके ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में मूल्य वृद्धि करना है, उन्हें राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना है और इसमें उन्हें परियोजनाओं में स्वामित्व देना शामिल नहीं है और बुनियादी ढांचे के लिए उत्पन्न धन का उपयोग करना है। NMP को मुद्रीकरण के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करने और संभावित निवेशकों को निवेश ब्याज उत्पन्न करने के लिए संपत्ति की एक तैयार सूची देने की घोषणा की गई है। सरकार ने जोर देकर कहा कि ये ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां हैं जिन्हें निष्पादन जोखिमों से जोखिम मुक्त किया गया है और इसीलिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए शांता कुमार समिति की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की खरीद के कार्य से खुद को पूरी तरह से अलग करें और इसकी जिम्मेवारी राज्यों को सौंप दी जाए। दूसरा, केंद्र सरकार बोनस और गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की स्थिति में राज्य सरकार से अधिशेष खरीद को केंद्रीय पूल में स्वीकार न करे। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शांता कुमार समिति ने देश में अनाज खरीद, भंडारण और सार्वजनिक वितरण में भारतीय खाद्य निगम के दबदबे को खत्म करने के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने की सिफारिश की है। समिति ने FCI की जगह एजेंसी फॉर इनोवेशन इन फूड मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का सुझाव दिया है। समिति के अनुसार अनाज की खरीद का मामला FCI को राज्यों को सौंप देना चाहिए। FCI को केवल उन्हीं राज्यों पर ध्यान देने की जरूरत है जिन राज्यों में सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है। तो ये था आज का स्टैटिक MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक MCQs के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।